नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के मेहमान इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है सतिंदर शानू। वो एक बहुत ही उम्दा सिंगर हैं और हमारे जम्मू की शान भी हैं। इसी के साथ आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि वो छोटे उस्ताद कंपटीशन में रनर अप भी रहे हैं और उसके बाद उनकी जर्नी कैसी रही, सीधा उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। सतिंदर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं आपका और जेके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। मोस्ट वेलकम सतिंदर। तो इससे पहले हम इंटरव्यू शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाने की पेशकश ज़रूर करें। आज की इस महफिल का आगाज़ जो है वो हम एक सूफ़ी कलाम से ही करेंगे। सो मुझे देखने वाले दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। रांझा ता मेरा रज के सोना, रांझा ता मेरा रज के सोना, हीर कमीन कंगाल मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। थैंक यू। क्या बात है सतिंदर, आपने पूरी महफिल में समा बांध दिया आज के इस इंटरव्यू में। सतिंदर, बताओ ज़रा कि जिस तरह आपकी जर्नी शुरू होती है छोटे उस्ताद के बाद, जब आप वहाँ रनर अप आते हैं, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करते हैं, कब की बात है छोटे उस्ताद में? सर ये हुआ था 2010 में। आई वाज 8 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। अच्छा, 8 साल का था जी। उसके बाद से कैसी जर्नी रही? लाइव शोज़ भी सुना आप बहुत करते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, थोड़ा उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बात कहता हूँ, जो जहाँ पे भी मुझे लोग मिलते हैं लाइव स्टेजेस पे भी यही कहता हूँ कि आज छोटे उस्ताद एक ऐसा शो है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से मोल्ड कर दिया। मतलब वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मुझे एक पहचान मिली, जहाँ से मुझे खुद की आइडेंटिटी मिली। तो 8 साल की उम्र से ही मैंने छोटे उस्ताद के बाद बहुत काम करना शुरू कर दिया था, और मेरी जो म्यूज़िक की शुरुआत थी वो मेरे 4 साल की उम्र से म्यूज़िक की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग टू अ म्यूज़िकल फैमिली। मेरी फैमिली जो है, मेरा पूरा म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, मम्मी की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी। तो घर पे ही म्यूज़िक का माहौल था। जब मैं 4 साल का था तो हम फैमिली के साथ, मैं और मेरे 2 भाई मिलके गाते होते थे, और हमें एक टैग नेम दिया गया था, वो था राव ब्रदर्स करके। राव ब्रदर्स जी। ओके। तो जिसमें मैं और मेरे 2 भाई और मेरे पापा, हम सब मिलके गाते होते थे। और 8-9 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसने मेरी लाइफ को मोल्ड किया। इंटरनेशनली मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो एक ऐसा शो था जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में था, जिसमें इंडिया के बच्चे भी थे और पाकिस्तान के बच्चे भी थे, और हम बैठ के वहाँ पे कम्पीट करते थे। इंडिया से हमें जो मेंटोर करते थे वो थे सोनू निगम जी, और पाकिस्तान से जिनको मेंटोर करते थे वो थे राहत फ़तेह अली खान साहब। ओके। तो उसके बाद से ही सर जैसे वो प्लेटफॉर्म हुआ, तो उसके बाद फिर बहुत लाइव शोज़ करने का मौका मिला, लोग जानना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर में तो मतलब हर जगह एक नाम सा बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, बहुत 3-4 साल मैं वहाँ पे रहा। 3-4 साल मैं वहाँ पे रहा, तो वहाँ पे एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए मेरे वहाँ पे। उसके बाद पूरी इंडिया में मैंने शोज़ किए और बाहर भी जाने का मौका मिला। जैसे मैंने दुबई में शोज़ किए, मेरे यूके में शोज़ हुए, तो कनाडा में शोज़ हुए। तो इस तरह से जर्नी तब से लेके आज तक चली। या आप अपनी पूरी टीम के साथ, आपके फादर भी आपके साथ जाते हाँ हैं जी, अब्रॉड में शोज़ वगैरह होते हैं? हाँ जी, मेरे पापा मेरे साथ जाते थे, और कई शोज़ पे तो मेरे भाई भी मेरे साथ उन्होंने ट्रैवल किया है। ठीक है। तो सिंगिंग फैमिली का जो है कि पूरा, जिसको गठजोड़ आप कह सकते हैं, वो साथ ही ट्रैवल करता है, साथ ही लोगों का जो है दिल को भी वो अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसके साथ मुझे बताओ कि ऑब्वियसली हर फील्ड में अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं जी। तो
आपने जब शुरू किया और उसके बाद जब इस मुकाम पे आप आज हैं, आज आपकी उम्र कितनी है? मैं सर 23 साल का हूँ। अभी आप 23 साल के हैं और आपने ये हासिल किया है परमात्मा की कृपा से, अपनी मेहनत से। जी। तो स्ट्रगल्स कितनी बीच में आई, कैसी कैसी अड़चनों का सामना आपने किया? देखिए सर, आज जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से जब मुझे ये वाला स्ट्रगल तो देखना पड़ा ही पड़ा, उसके साथ साथ मुझे और बहुत चीज़ों का स्ट्रगल देखना पड़ा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं छोटी उम्र का था, 8 साल का था, तो मैं जम्मू के एक छोटे से गांव से उठ के गया था एक बहुत बड़े शहर में। तो पता नहीं था, मेंटली भी इतने मतलब एक्टिव नहीं थे। आपके गांव का नाम? मैं सर मीरा साहब के पास एक गांव है नंदपुर। ओके, नंदपुर। मैं वहाँ से बिलोंग, आज भी मैं वहीं पे रहता हूँ। क्या बात। मेरी फैमिली भी वहीं पे। रूट्स के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। एक्चुअली मेरे जो पापा हैं वो ही इज़ वर्किंग एज अ कल्चरल ऑफिसर इन J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर। अभी तक वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि आप जितने मर्जी ऊपर चले जाओगे, पर जो आपका मतलब हमारे इसमें लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पिछोकड़, कि अगर आप अपना वो छोड़ देंगे ना तो आप जितनी मर्जी आगे चले जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज भी हम वहीं पर रहते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था। तो छोटे से गांव से उठ के गए थे, हमें पता भी नहीं होता था, इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, इतनी सिखलाई भी नहीं थी। तो वहाँ पे जाके हम मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हुए थे, तो हमें समझ नहीं आता था कि यार हमें बात भी नहीं करना आती थी एक्चुअली। तो वो स्ट्रगल बहुत देखना पड़ा है कि इनसे बात कैसे करें, फेस कैसे करें। यहाँ पे ये जो सब चीज़ें हो रही हैं हमारे लिए नई थी, तो उनको समझने में ही हमें समझने का स्ट्रगल करना पड़ा सबसे पहले। पर उसके बाद जब हौली हौली जब हम कनेक्ट होना शुरू हो गए, कॉन्टैक्ट्स बनना शुरू हो गए, पता लगने शुरू हो गया कि कैसे है कैसे नहीं, फिर सीखना भी शुरू किया प्रॉपरली, और टचवुड बड़े भी हो गए, मैच्योरिटी भी आना शुरू हो गई। तो उससे कहीं ना कहीं अब पता लग गया है कि पूरा कि कैसे करते हैं। अब हम खुद भी, मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ हर जगह अपने शोज़ पे। तो अब एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई एक तरीके से। और फादर की गाइडेंस में जो आपने सीखा, जी। उनसे जो अब कहते हैं ना कि बच्चों का जो पहले गुरु माँ बाप ही और अंत तक वही रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो जो आपकी शिक्षा है वो आपकी परवरिश में, पूरी आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है जी। तो मैं चाहूँगा कि एक और गाना अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। जी। एक बॉलीवुड गाना पेश करूंगा, क्योंकि हमें कुछ ऐसे दर्शक भी देख रहे होंगे जो यूथ में होंगे, तो उनके लिए भी एक गाना जरूर। जी। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, धड़कनों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात। मैं तो आपको सुनते वक्त ऐसा लगता है, और मेरे को पता है दर्शक भी सोचते होंगे भाई ये सतिंदर रुक क्यों जाता है बीच में गाते गाते, इसको कैरी ऑन रखना चाहिए। क्योंकि समा जब आपकी जब आवाज़ जो है वो रूह को छूती है सीधी, ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की कि जब आप किसी की रूह से, सोल से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो आपके अंदर कला है, इसको तराशने में अगर कोई एस्पायरिंग सिंगर्स आपको देख रहे हैं जी, जो चाहते हैं हम इस फील्ड में आगे आएँ, जो आप इसको एज अ हॉबी नहीं रखना चाहते, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी टिप्स उनको देना चाहोगे? देखिए सर, टिप्स मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को टिप दे सकूं, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो आजकल हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल क्या है कि हर बंदा ओवरनाइट स्टारडम चाहता है। जल्दी जल्दी शॉर्टकट में। हाँ, तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी गा रहा हूँ, तो ये ओवरनाइट नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं 4 साल से गा रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली अब मुझे 20 साल हो गए इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में गाते हुए। और उसके अलावा मैं पूरे दिन में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे में रियाज़ करता हूँ। ये रेगुलर, विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी पॉज।
मैं रोज़ 5 से 6 घंटे दिन में रियाज़ करता हूँ। अब इसका मतलब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं जी आप शायद गलत बोल रहे हो। देखो रियाज़ का मतलब क्या होता है, रियाज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रॉपरली एक जगह पे बैठ के आसन लगा के आपको रियाज़ करना, वो रियाज़ नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते, ये हम कह सकते हैं कि इसको रियाज़, लेकिन आजकल जैसे आपको पता है कि आज बिजी लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5-6 घंटे बैठ के रियाज़ कर पाए। बिल्कुल। तो ये मेरा खुद का लॉजिक है कि हमें इस चीज़ के लिए कोई बहाना लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चलते फिरते कोई काम करते हुए गुनगुना रहे हैं ना, अगर खाली अपने गले में ही कुछ ना कुछ अपने गले को मोशन में, एक्चुअली में रियाज़ का मतलब होता है टू कीप योर थ्रोट इन मोशन। अगर आप अपने गले को मोशन में रखेंगे तो वही एक रियाज़ है। जैसे सपोजिंगली हम 3 घंटे का शो करते हैं, तो अगर हम 3 घंटे गा रहे हैं वो भी तो रियाज़ है, वो भी तो एक तरह का रियाज़ है। उसी तरह से मैं, जैसे अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ इसको मैं म्यूज़िक में ही पढ़ाई कर रहा हूँ एक्चुअली। Okay. तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो लगा लो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो वो 6 घंटे में हम रियाज़ ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो प्रॉपरली एक गुरु के पास जाइए, प्रॉपरली ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपरली गाइडेंस लीजिए, और उसके बाद जब आप सीख के आएंगे ना, सो नोबडी विल एबल टू टच यू। तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं जी हमें आता नहीं है। मैं अपने आप में भाई ये सोचता हूँ कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि 4 मतलब गुनी लोगों के बीच में बैठोगे ना तो आपको अपनी आंखें ना नीची करनी पड़े कि यार ये मुझे कुछ पूछ ना ले। तो अपने अंदर इतनी स्किल पैदा कर लो कि आप उन 4 लोगों से बात कर सको। सो दिस व्हाट आई फील। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है सतिंदर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप बाहर भी रहे, आपने कहा शोज़ करने जाती हैं, आप बॉम्बे भी रहे, बॉम्बे इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, बॉलीवुड, सब बॉम्बे, इट इज़ अ हब। एब्सोल्युटली। तो बॉम्बे की लाइफ में और जहाँ से आप निकले थे वहाँ की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, खान पीन अलग है। तो वहाँ जब आपने कह रहे हो 3 से 4 साल गुजारे हैं, तो उन 3-4 सालों में आपने क्या क्या सीखा और किस तरह से आप लोगों से टच में आए? आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला इन दोनों कल्चर्स के अंदर? सर सबसे पहले मैं बताऊँ, आई वॉज द लकीस्ट पर्सन। मैं लकीस्ट पर्सन क्यों था? क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक बेस वहाँ पे मिल चुका था। क्योंकि अगर हम यहाँ से स्पेशली वहाँ पे स्ट्रगल करने जाएंगे ना तो शायद आपको कोई पूछे भी ना वहाँ पे 1 मिनट के लिए। अगर हम ये सोच के जाएं, क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम सोच के जाएं हमने स्ट्रगल करनी है? हाँ, अगर आपको वहाँ पे कोई जानता नहीं है, हाँ, जान पहचान नहीं है, तो अगर आप बोलें कि चलो आपके पास टैलेंट होगा, पर जब तक आप किसी के पास जाएंगे नहीं, अपना टैलेंट बताएंगे नहीं, तब तक तो किसी को नहीं पता चलेगा ना यू आर टैलेंटेड और नॉट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे मैं लकीस्ट पर्सन इसलिए रहा कि मैं जब वहाँ पे गया तो मैं सीधा शो में ही गया, मुझे बीच में नहीं, मतलब उससे छोटे उस्ताद, हाँ वही 2010 की वो। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे मेरे जब कॉन्टैक्ट्स बने, जैसे सोनू निगम जी के साथ मेरा बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। वो मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। मतलब वो आज भी वो आज भी वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, तो मैं उसी वजह से उस फील्ड में निकल गया। तो वहाँ पे मतलब मैं जब 4 लोगों के बीच में बैठता था तो उनको पता होता था कि ये कौन है। Are you getting what I'm saying? मतलब अगर मैं उन 4 लोगों में बैठता था, उनको पता था कि अच्छा ये सतिंदर बैठा हुआ है हमारे साथ। तो उसी तरह से वहाँ से और म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स मिले, तो उनसे मैं ऑब्जर्व करता रहता था कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं एक बच्चा भी था, तो एक बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत तेज़ होती है। इस मामले में बहुत तेज़ रहा कि मैं ऑब्जर्व बहुत जल्दी से करता था। तो वहाँ पे जब जिसने जो सिखाया वो हम सीखते गए। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि यार इससे मैं क्यों सीखूं या इससे ये मुझे क्या सिखाएगा। हमने हमेशा वहाँ से सीखा, जिसने जो अच्छा दिया हमने वो ग्रैब किया। तो मुझे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई स्ट्रगल करने में, है ना। और उसके बाद मुझे दिक्कत, एक्चुअली कुछ लोग ये बोलेंगे कि उसके बाद आपने कुछ खास किया नहीं, आपका कोई गाने नहीं आए या ये नहीं आए, एल्बम वगैरह जिस तरह होती है वो नहीं किया। मैं उसके लिए कुछ लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि आपने उसके बाद कोई शो क्यों नहीं किया, कोई रियलिटी शो क्यों नहीं किया। काफ़ी लोग ये कहते हैं। तो इसके लिए बड़ा एक मतलब सिंपल सा आंसर है मेरे पास। एक तो सबसे पहले क्या था कि मैंने ये सोचा कि यार सबसे पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, मतलब जैसे सीख लिया जाए प्रॉपरली। जैसे मैंने कहा कि जब मैं छोटे उस्ताद में था तो शायद उस समय मैं इतना सीखा हुआ नहीं था। उस टाइम पे मैं एक
गांव से उठ के गया हुआ लड़का था, ना मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी, ना कोई गुरु था प्रॉपर। तो वहाँ जाके ऑब्जर्व करना शुरू किया। वहाँ जाके मुझे लगा कि नहीं यार, सबसे पहले हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, ताकि कोई ये ना बोले कि नहीं यार अभी तो ये ठीक ठाक है, अभी इसको टाइम लगेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, पहले टाइम लगाओ, इससे पहले कि कोई आपको बोले कि इसको टाइम लगेगा, आप खुद ही टाइम लगाओ, ताकि दूसरा बंदा ये ना बोले कि अभी इसको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमने अपने स्किल्स इंप्रूव किए, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ साथ में। तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था। और उसके बाद एक टेक्निकली एक प्रॉब्लम होता है आर्टिस्टिक लैंग्वेज में अगर कहें तो, जब एक मेल जो बच्चा होता है वो जब मतलब बच्चे से अडल्ट में आता है ना, तो उसकी आवाज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है एडोलसेंस के दौरान ही हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो मेरा जो गला था वो एक ट्रांजिशन पीरियड में था, जिससे एक किड्स की आवाज़ में वो अडल्ट की आवाज़ में जो है वो ट्रांजिट होती है ना। Yes. तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक सिंगर के लिए बहुत मुश्किल होता है गाना, बहुत मुश्किल होता है गाना, उसको बहुत डिफिकल्टीज होती है। 13, 14, 15 साल में शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो बहुत डिफिकल्टी होती है उनको उसको Puberty गाने में। time। और उस चीज़ को ठीक करने के लिए इस पीरियड में बहुत केयर चाहिए होती है गले की, बहुत केयर चाहिए होती है, बहुत ट्रेनिंग काफी चाहिए। लोग इसको इग्नोर करते हैं इस चीज को, बहुत काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता ये चीज़ें। जब उनसे कई लोगों से मैं बात करता हूँ, जब कई जो लोग सिंगिंग फील्ड के हैं। हाँ, उनको जब ये चीज़ बताई जाती है ना, वो कहते हैं भाई हमारे साथ तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो उनको एक्चुअली कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो फिर उस टाइम पे गले की केयर करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर उस टाइम पे गलत रियाज हो जाए या गले का मतलब मिसयूज़ हो जाए, तो आप पूरी लाइफ शायद अच्छे से ना गा पाएँ। अच्छा, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना खाने ब्रेक पीने में सतिंदर किस तरह का परहेज ज़रूरी होता है एक सिंगर के लिए? जिस तरह अगर उसको परफॉर्म करना है तो उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है जो उसके गले के साथ सूटेबल हो? नहीं सर, कुछ भी खाओ पियो, मैं ठंडा बताता हूँ गर्म आपको, अचार वगैरह मैं सब? बताता हूँ। मुझे काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं, अभी पीछे भी मुझे एक सवाल किया गया, शायद कुछ लोग इससे सहमत करेंगे या नहीं करेंगे। सर कुछ लोग बोलते हैं कि फ्राइड मत खाओ, कुछ लोग बोलते हैं जी ठंडा पानी मत पियो, अचार मत खाओ। हाँ, मैंने भी ये सुनी है काफी। मैं अपनी लाइफ में ये सब खाता हूँ, मैं सब खाता हूँ रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस। और इनफैक्ट मैं शो से पहले फ्राइड खा के स्टेज पे जाता हूँ, कैन यू बिलीव इट? और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी कमियां छुपाते हैं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उनके पास एक बहाना है, जिनको ये एक बहाना चाहिए कि भाई हमारा गला इसलिए ख़राब रहता है क्योंकि हम ये करते हैं वो। मैं आपको बताऊं, एक आपको सिंपल सी टिप देता हूं। अगर आपका रियाज प्रॉपर है ना, अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, अगर आपका गला जो है इतना तैयार है ना, मेरे को अब एक बात बताओ, आप 18 साल से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक छोटा सा अचार या छोटी सी एक फ्राइड आपके गले पे इतना हावी हो रही है कि आपके 18 साल के रियाज को वो कम कर रही है। नहीं, लेकिन कहीं जगह पे मैंने देखा है लड़कों को ये चीज़ कहती है, और इनफैक्ट जो काफ़ी सीनियर भी है म्यूजिक की फील्ड में, उनसे भी मेरा वार्तालाप होते हैं। सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शायद मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि भगवान की तरफ से जैसे कुछ होता है ना हर फील्ड में, जैसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बॉडी बिल्डिंग में ले लो, वो कहते हैं ये चीज़ें नहीं खानी, तो उस हिसाब से सिंगिंग में भी होता होगा कि यार इसकी केयर करनी है तो कोसा पानी पी लो, या ये फ्राइड आइसक्रीम में मत खाओ यार, थोड़ा सा बच के रहो, इससे रहो। भाई अगर आप मेरे लिए पूछ रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं करता सीरियसली, और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। और बहुत रेयर केसेस होते हैं कि मेरा गला कभी खराब होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं। चलो टचवुड ऐसा ना भी हो, बहुत रेयर केसेस होते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा होगा। पर मैं पता है, जब तक मैं जैसे शोज़ पे हम जाते हैं ना, मुझे कई लोग कहते हैं यार तू ये खा के स्टेज पे कैसे जाएगा? मैंने कहा कोई बात नहीं। और वैसा ही होता है कि मेरा गला और ज़्यादा खुल जाता है। तो मुझे शायद लगता है कि शायद ये कुछ लोग अपने, मतलब आप अपने रियाज पे आप पक्के हैं, आपको पता है मेरा रियाज इतना है कि मेरा गला धोखा नहीं देगा। मेन मुद्दा ये है एक्चुअली। हाँ, कभी बीमार हो जाओ, सपोजिंगली अगर आप बीमार होते हो, आपके नाक में प्रॉब्लम है या आपके, तो उस केस में शायद हो सकता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि गला बिल्कुल मतलब वो नहीं करता, साथ नहीं देता। लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हो, भगवान की तरफ से ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे ऐसा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसा भी होता है कई बार। इसी बात पे एक गाना और हो जाए सतिंदर जी। एक जो मैं लाइव शोज करता हूँ, इसमें एक गाना मेरी लिस्ट में ज़रूर रहता है, मेरे प्ले लिस्ट में। वही गाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी,
मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, है कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। थैंक यू। बड़ा मतलब होता है ना कि जब एक कहते हैं ना म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, तो म्यूजिक की एक ही लैंग्वेज है, वो दिलों को जोड़ती है। जी। तो सतिंदर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिर में कि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है, काफ़ी टैलेंटेड है, भगवान की पूरी कृपा है जी, तो लेकिन वो टैलेंट जो है हमारा स्कैटर्ड है, समझ सकते हो आप, आगे नहीं आ पा रहा है, कई जगह वो टैलेंट होता है दबा हुआ रह जाता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ग्रैस्प नहीं कर पाता, टैलेंट भरपूर है। तो ऐसा क्यों होता है कि खासकर हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, खासकर सिंगिंग में इतना उभर के आगे नहीं आता जितना बाकी स्टेट्स के लोग आते हैं? सर एक्चुअली इसके 2-3 जवाब हैं। ओके। इसका पहला जवाब जो है वो मैं एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, दूसरा जो है एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूंगा मैं। सर यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जैसे हम है ना, या एक जो जेन्युइन टैलेंट है जो सीख के आते हैं, या जो एक जैसे म्यूज़िक कल फैमिली से हूँ मैं, जैसे वो क्या करते हैं, जैसे इतनी देर से लगे हुए हैं म्यूज़िक में, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक अनजेन्युइन टैलेंट, मतलब जिन्होंने अभी 6 महीने पहले गाना शुरू किया या 1 साल पहले गाना शुरू किया, जिन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली जाए, जिन्होंने अपना टाइम नहीं दिया, बेसिकली जिन्होंने इस पे अपना टाइम नहीं दिया, तो वो क्या करते हैं कि मतलब जो बेकार कंटेंट जो है वो देने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है लोग एंजॉय बहुत करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है एक जो जेन्युइन टैलेंट होता है ना वो दब जाता है ना, जिससे क्या होता है दूसरे बंदे का मोरल भी डाउन हो जाता है। वो ये सोचता है कि नहीं यार, लोग क्या सुनना चाहते हैं। जैसे अभी पंजाब में क्या है कि वहाँ पे ना जो एक ऑडियंस है वो बहुत ही एक सेंसिटिव ऑडियंस है। उनको क्या है कि उनको पता है आजकल के टाइम पे स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक है, उनको चाहिए इंटरटेनमेंट, उनको ये नहीं चाहिए कि कौन कितना सीखा हुआ है, कौन कितना गुनी है, उनको सिर्फ चाहिए इंटरटेनमेंट, है ना। उससे क्या होता है, अच्छा दूसरी एक बात और भी है, उनको अपना जो एक मोटिव है ना वो लाइफ में बहुत क्लियर है, ठीक है। उनका मोटिव ये रहता है कि हमें अगर म्यूज़िक में आना है तो हम म्यूज़िक ही करेंगे, उसके लिए चाहे जो मर्ज़ी करना पड़ जाए, है ना। चाहे वो पैसे लगाने की बात हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो ये सोचते हैं नहीं भाई हमें इसमें ही करना। अब देखो ना हमारे यहाँ पे फाइनेंशियली भी लोग इतने साउंड नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी नहीं है, यहाँ पे इतने लाइक कंपनीज भी नहीं हैं जो किसी आर्टिस्ट को प्रमोट करें या उसके साथ उसको अपना एक्सक्लूसिव करें। जैसे आप पंजाब की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ पे एक आर्टिस्टिक के लिए अलग से इंडस्ट्री है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ उसकी कमी है, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, पर उनका मेन मोटिव सिर्फ ये रहता है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी जैसे हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अब गांव में जो रहते हैं वो जो है वो अपने पुराने कल्चर को ऑब्वियसली प्रमोट करेंगे, पर आजकल का यूथ जो है वो उसको नहीं सुनना चाहता। वो ये करना चाहता है कि हमें चाहिए इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट के हिसाब से उनको बिजनेस वर्ल्ड में आना पड़ेगा, पर बिजनेस वर्ल्ड तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बाहर के जो वो है वहाँ पे एक बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है, हमारे यहाँ पे वो इंडस्ट्री वर्क नहीं करती, और उसको यहाँ पे आने के लिए अभी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 साल लगेंगे। जब वो आएगी तो शायद यहाँ के जो टैलेंट है उनको प्रमोट भी किया जाएगा और सपोर्ट भी किया जाएगा। सो दिस व्हाट आई फील। सतिंदर,
शो के को ख़त्म करने से पहले, इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि आपकी आवाज़ तो वैसे ही समा बांधती है, 2 लाइनें अगर आप जाते जाते सुना के जाएं तो। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जा लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यारी रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो दर्शकों, ये थे सतिंदर शानू, जिन्होंने आज के इंटरव्यू का समा पूरी तरीके से बांध दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको भी आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।